दोस्तों भी हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की कि वो 2,11,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देंगी। आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहां से है? और आरबीआई जब इतना पैसा केंद्र सरकार को दे रही है तो क्या इससे अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा? आरबीआई जो केंद्र सरकार को पैसे दे रही है, इसका किसी गवर्नर ने अब तक विरोध क्यों नहीं किया? इन सारे सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैं मेरा देश बदल रहा है सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस थंबनेल से ही आपको समझ में आ रहा है, इतना सारा पैसा वो भी दे रहा है आरबीआई। ये है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। दोस्तों हमारे देश की बैंकों की बैंक कही जाने वाली आरबीआई जो हमारे केंद्र सरकार पे दिल लुटाकर पैसे लुटा रही है। और मुझे तो लगने लगा है कि आरबीआई इतनी खुश कैसे है केंद्र सरकार पे, क्योंकि बहुत सारे अर्थतज्ञों का ये कहना है कि आरबीआई के इतने अच्छे संबंध केंद्र सरकार से नहीं होने चाहिए, क्योंकि आरबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली अगर बन जाएंगी तो अर्थव्यवस्था पे इसके बुरे असर होंगे। हम इस वीडियो में सारी चीजों को डिटेल से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का एक वाक्य से मैं शुरुआत करूंगा। उनका कहना था आरबीआई के रिजर्व पर, जी हां रिजर्व पर धावा बोलना सरकार के दुस्साहस को दर्शाता है। आरबीआई के पास जो पैसा जमा है उसके ऊपर अगर केंद्र सरकार की नजर है तो ये केंद्र सरकार का दुस्साहस है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं भारत के आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव। इतना ही नहीं तो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य का कहना है कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को कमजोर करना सेल्फ गोल जैसा है। क्या केंद्र सरकार खुद के गोल को अचीव करने के लिए आरबीआई की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रही है? ये बहुत सारे सवाल आज की जनता के सामने हैं। दोस्तों इस विषय में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहां से है और आरबीआई ने अभी तक सरकार को कितना पैसा दिया है? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई ने 2015-16 में सरकार को 65,876 करोड़ रुपए दिए। साल 2016-17 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 30,659 करोड़ रुपए दिए। इतना ही नहीं तो 2017-18 में यह आंकड़ा 40,659 करोड़ रुपए का था। और साल 2018-19 का वो साल जब पूरे देश में विवाद हो गया और उस समय के हमारे गवर्नर कौन, उर्जित पटेल जी, जिनसे सरकार का वाद विवाद हो गया। और उर्जित पटेल जी का कहना था कि हमारे पास जितना भी रिजर्व है हम केंद्र सरकार को इतना रिजर्व नहीं दे सकते। और उस साल अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और तब यह बात सामने आई कि केंद्र सरकार और आरबीआई में कुछ तो भी अनबन है। और जब उर्जित पटेल ने विरोध किया तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी की स्थापना की, जिस कमेटी को बोलते हैं बीमल जालान कमेटी। और इस बीमल जालान कमेटी ने कहा कि आप आरबीआई केंद्र सरकार को पैसे दे सकती है। और उसी वर्ष 2018-19 में 1.71 लाख करोड़ रुपए का भुगतान, डिविडेंड, प्रॉफिट आरबीआई ने केंद्र सरकार को दे दिया। दोस्तों 2019-20 में 57,128 करोड़ रुपए, 22-23 में 87,416 करोड़ रुपए और इसमें 147% का हाइक हुआ है 23-24 में दोस्तों। और 23-24 में हमारी गवर्नमेंट को आरबीआई पैसा दे रही है 2,11,000 करोड़ रुपए, लगभग 10,00,000 करोड़ रुपए अभी तक गवर्नमेंट को पैसा दे चुकी है आरबीआई। इस आंकड़े के द्वारा हमें समझ में आ रहा है मतलब कितना बड़ा स्कैम हमें इसमें लग रहा है। अब आप कहेंगे सर ये स्कैम कैसे हो सकता है? क्या आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देती है? ये गलत है, क्योंकि आरबीआई तो गवर्नमेंट की एजेंसी है। जी हां दोस्तों, आरबीआई गवर्नमेंट की एजेंसी है और आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है, इसमें तो कोई वाद विवाद है ही नहीं। तो बीमल जालान समिति ने क्या कहा था दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं देश बदल रहा है, आरबीआई की कमाई कहां से होती है, पहले इसको समझेंगे और फिर हम लास्ट में समझेंगे कि बीमल जालान कमेटी ने क्या कहा था और क्या फायदा और क्या नुकसान अर्थव्यवस्था को होने वाला है। तो देखिए आरबीआई को कमाई कहां से होती है? अब इतना पैसा तो आरबीआई ने दे दिया, फिर आरबीआई के पैसा कहां से आता है? तो देखिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री पे आरबीआई को पैसा मिलता है ना। सरकारी प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट बेचती है और खरीदती है, उसके ऊपर आरबीआई को प्रॉफिट होता है। बैंकों को कर्ज देती है आरबीआई। जी हां, आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुना होगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन अब आप समझिए कि बैंकों को जो कर्जा देती
देती है आरबीआई, उस पर जो ब्याज मिलता है उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है। आरबीआई कुछ बॉन्ड देती है, बॉन्ड से होने वाली कमाई होती है। आरबीआई नोट छापती है, प्रिंटिंग करती है। आपके जो आप तहसील में जो जमीनों की खरीद फरोख्त करते हैं उसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं स्टैम्प्स, वो कौन बनाता है? वो आरबीआई बनाती है, और वो सारे के ऊपर आरबीआई को प्रॉफिट होता है। शुल्क द्वारा कभी कभी कोई फाइन लगा देती है आरबीआई बैंक्स पे, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे, तो उसके द्वारा शुल्क द्वारा जो कमाई होती है, इन सारों की गाढ़ी कमाई आरबीआई के पास होती है। और यह आरबीआई पैसा केंद्र सरकार को दिए जा रही है। अब बात आती है कि आरबीआई को सरकार को पैसे देने पर हुए विवाद, मतलब मुख्य मुद्दा यही आता है कि आरबीआई जो सरकार को पैसे दे रही है, क्या ये सही है? उसके पीछे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उर्जित पटेल जी जो थे, जो हमारे देश के 2016 में आरबीआई के गवर्नर बने। अब ये 2016 में गवर्नर बने और ये थोड़े तटस्थ व्यक्ति थे, ये दबने वालों में से नहीं थे। तो जब मीटिंग हुई उस समय हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अरुण जेटली जी थे। तो अरुण जेटली जी और उर्जित पटेल जी का जम नहीं रहा था, क्योंकि हमारे देश की सरकार चाहती थी कि आरबीआई उनके हिसाब से काम करे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे जिस प्रकार से रेगुलेशंस आरबीआई लगा रही थी, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी रेगुलेशंस लगाए, लेकिन लगाना भी जरूरी था, है ना। तो इस विषय में उन दोनों का विवाद हो गया और उर्जित पटेल जी ने इस्तीफा दे दिया। उसी समय हमारी गवर्नमेंट ने डॉक्टर बिमल जालान की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की कि आरबीआई सरकार को पैसे दे सकती है या कितना दे सकती है। चलो, तो आरबीआई ने बोला, बिमल जालान कमेटी ने बोला कि ठीक है, हम पैसे देंगे। अब पैसे देंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि हम अपने पास रिजर्व मनी क्यों रखते हैं? क्यों रखा जाता है रिजर्व मनी? आप अपने पास बैंक में सेविंग्स क्यों रखते हैं? क्योंकि अकस्मात कोई घटना हो गई तो आप किसके सामने हाथ फैलाएंगे? और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पेमेंट आरबीआई को करने होते हैं, और अगर एक पेमेंट रुक गया तो इसकी चैन सी बन जाएंगी पेमेंट्स की। इसलिए एक फंड रखा जाता है जिसे कहा जाता है कंटीजेंट रिस्क बफर, और एक कंटीजेंट CRB, कंटीजेंट रिस्क बफर। तो बिमल जालान कमेटी ने कहा कि टोटल जो डिविडेंड है, टोटल जो असेट है आरबीआई की, उसका 5.5 से 6.5 CRB रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? 5.5 से 6.5 रखना चाहिए। लेकिन 2019 में जब कोरोना आया तो इस बफर को 5.5 पे फिक्स कर दिया गया था। हाल फिलहाल इसको 6 पे रखा गया है। इस साल जब पैसे दिए तो 6 पे रखा गया है। तो इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते। ओके, तो इतना पैसा तो 5.5% पैसा तो आपको रखना ही है आरबीआई को अपने पास, ऐसा बिमल जालान कमेटी ने कहा। अब सरकार के हाथ हो गए खुले, क्योंकि सरकार को तो कमेटी ने बताया है कि पैसा दिया जा सकता है, और सरकार धड़ल्ले से आरबीआई से पैसा ले रही है और आरबीआई पैसा दे रही है। अब हुआ क्या? उर्जित पटेल के बाद किसको गवर्नर बनाया गया दोस्तों? शशिकांत दास को। अब एक्चुअल देखा जाए तो शशिकांत दास जी जो है, ये कोई इकोनॉमिक्स फील्ड से तो आते नहीं है, ये हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर थे और ये वित्त सचिव थे केंद्र सरकार के। तो इनको उठा के इन्होंने बना दिया आरबीआई का गवर्नर। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार का विरोध गवर्नर द्वारा किया जाए, मतलब सब भला चंगा चलते रहे, कोई विवाद ना हो, और सीधा सीधा आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देते रहे। और बस उसके बाद क्या था? कंटिन्यू पैसे दिए जा रहे हैं। आज तो 2,11,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने दे दिया, राइट। तो अब जो आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा दे रही है, अब इस पैसे का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, अर्थतज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं, और अगर इकोनॉमिक्स को संग से समझा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम जिस प्रकार से घर चलाते हैं तो हमारी जो पूंजी होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की पूंजी है 40,000 रुपए, राइट। अब इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट खर्च हैं, वो इंपॉर्टेंट खर्च वो करेगा 10,000 रुपए में, राइट। उसके बाद उसके जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सारी चीजें उस पर 10,000 रुपए खर्च कर देगा, राइट। उसके बाद वो अपने आने वाले समय के लिए बचा के रखेगा ना, कोई कंस्टिजेंसी फंड तो रखना पड़ेगा अकस्मात के लिए, उसके लिए उसने 10,000 रुपए बचा के रख लिए। ओके, अब बात आती है कि बचे 10,000 रुपए उसने सेविंग कर लिए। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपना घर चलाता है। तो भारत का बजट भी तो ऐसी है, भारत को पैसे कितने जमा होते हैं और भारत कहां कहां पर खर्च करता है, इसी को तो हम बजट में पढ़ते हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि हम, अब समझो फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं बचे कुछ चीजें खर्च करने के लिए, सेविंग तो छोड़ दीजिए, अब इसको पढ़ाई करानी है, पैसे नहीं है बच्चों को, तो क्या करेगा? ये कर्जा लेगा। ये क्या करेगा? ये कर्जा लेगा। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग भी, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है फिर? हमारी गवर्नमेंट कर्जा लेती है दोस्तों,
और लगभग पूरे खर्चे का 35% तक कर्जा लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को राजस्व आय होती है, राजस्व मतलब करों के द्वारा आय होती है, और दूसरा आरबीआई जैसी जो संस्था है उनके द्वारा आय होती है, एलआईसी कुछ पैसा दे देती है। तो अब आरबीआई के द्वारा जो केंद्र सरकार को पैसा आया, तो केंद्र सरकार का जीडीपी के ऊपर जो घाटा है वो घाटा केंद्र सरकार को रखना है 5.1, तो इसको रखने में केंद्र सरकार को मदद मिलने वाली है। अच्छा, बात यह आती है कि अब ठीक है, गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए ले तो लिया, अब ये पैसा वो कर्जा भरने के लिए दे रही है, तो इससे देश को क्या फायदा? कैपिटल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इससे देश का नुकसान है। ठीक है, कर्जा देने के लिए नहीं दिया तो क्या कर्मचारियों के वेतन देने के लिए गवर्नमेंट यूज करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आप जब बजट बनाते हैं तो बजट में आप सारी चीजें रखते हैं कि कर्मचारियों के वेतन भी देना है नहीं देना है। अब कर्मचारियों के वेतन में अगर पैसा जा रहा है तो इससे आने वाले समय में क्या फायदा? तो कुछ अर्थतज्ञों का कहना है कि ये जो पैसा मिला है बैंक किससे, आरबीआई द्वारा, इसको आप लगाइए काय में, कैपिटल निर्माण में लगाइए। कैपिटल निर्माण में मतलब ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको रिटर्न मिले। तो रिटर्न मिलने वाली चीजें कौन सी है? तो आप रास्ते बनाइए, आप बिल्डिंग्स बनाइए, राइट। तो आप मूलभूत सुविधाओं को, जो पायाभूत सुविधाएं, जो बेस होता है, उन पे खर्च कीजिए। बट हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगी? हमारी गवर्नमेंट इन पैसों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि ये पैसा तो डायरेक्ट मिला हुआ है। इसके ऊपर किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है कि आपको ये फंड निकालने के लिए बिल पास करवाना है, यहां से पैसे खर्च करने के लिए ये संसद में रखना पड़ेगा। नो, पैसा हमारे पास आरबीआई ने दिया है, हम तो खर्च करेंगे भैया। अब देखिए, गवर्नमेंट को भी पता है कि कर्जा ले लेके अगर हम जीवन जी रहे हैं, आज हमारे देश में बहुत बड़ा कर्जा है और हम कर्जा ले लेके जीवन जी रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को, एक छोटे से आदमी को भी समझता है कम पैसे का मतलब कि कर्जा लेते जाऊंगा तो डूब जाऊंगा और मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये सरकार को भी पता है कि कर्जा लेते जाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और इसलिए इसके पहले के जो गवर्नर थे वो विरोध करते थे सारी चीजों का। लेकिन अभी तो अपने हाथ की कठपुतली बैठी है, टेंशन ही नहीं है। तो कर्जा, देखो गवर्नमेंट को पता है कर्जा लेने से प्रॉब्लम होगा, लेकिन गवर्नमेंट कर्जा ले क्यों रही है? इसका रीजन है फुकट में बांटी गई चीजें। दोस्तों, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया वही बीजेपी गवर्नमेंट भी कर रही है। आप देखिए, मनरेगा नाम की एक योजना है जो हर साल करोड़ों रुपए का फंड हमारे बजट द्वारा दिया जाता है। कौन से गांव में कौन से रास्ते बन रहे हैं सबको पता है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं डंका बजाकर इस योजना को चालू रखूंगा। फूड सिक्योरिटी बिल, हमारे देश के इतने सारे लोगों को 2 रुपए किलो चावल दिया जा रहा है, फूड सिक्योरिटी बिल। स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके बाद फुकट में अभी हमारे महाराष्ट्र में एक योजना लॉन्च हो गई, लाड़की बहन योजना। एमपी में योजना लॉन्च है, महिलाओं को महीने के पैसे दिए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि, वर्कर सम्मान निधि। मतलब इस देश में जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स भर रहा है, और जो व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा है उसे गवर्नमेंट फुकट में पैसा दे रही है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था का भला होगा या नुकसान होगा, ये आप डिसाइड कीजिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे देश में सचमुच सब कुछ अच्छा चल रहा है क्या। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।